आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम किसी तानाशाह का नाम लोगे, किसी क्रूर राजा का नाम लोगे या फिर किसी खोखा हत्यारे का नाम लोगे। लेकिन असली जवाब है एक लेखक, एक विचारक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद कभी किसी की जान नहीं ली, पर उसके लिखे शब्द आज भी लोगों के खून में आग भर देते हैं। ये कहानी है उस आदमी की जिसकी किताब को धर्मगुरुओं ने प्रतिबंधित कर दिया, जिसे शैतान की रचना कहा गया और जिसे पढ़कर एक धार्मिक नेता ने कहा कि ये इंसान नहीं बल्कि दुष्ट शक्तियों का संदेश वाहक है। पर सच ये है कि उस व्यक्ति ने वही लिखा जो हर कोई सोचता है पर कहने की हिम्मत नहीं करता। उसने वो लिखा जो तुम्हारा बॉस जानता है पर तुम्हें कभी नहीं बताएगा। उसने वो लिखा जो सफल लोग करते हैं पर सार्वजनिक मंचों पर कभी स्वीकार नहीं करते। और आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति की पूरी कहानी बताने वाला हूं, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके विचारों से लेकर उसकी असफलताओं तक। क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा विरोधाभास है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सचमुच सत्ता के खेल को समझने से सत्ता मिलती है या फिर इस खेल को समझने वाले भी हार जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है इटली के एक खूबसूरत शहर में 15वीं सदी के मध्य में। उसका पिता एक वकील था, लेकिन ऐसा वकील जो ज्यादातर समय बेरोजगार रहता था। उसके पास संबंध थे, लोगों से अच्छे रिश्ते थे, पर पैसे नहीं थे। ये कहानी तुम्हें जानी पहचानी लगेगी। हर परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है जो सबको जानता है, हर प्रभावशाली व्यक्ति से मिला हुआ है, पर खुद की हालत खराब है। उस युवक का परिवार कभी समृद्ध था, लेकिन उसका पिता उस खानदान का सबसे गरीब सदस्य था और यहीं से उसकी सोच बननी शुरू हुई। उसके पिता धर्म के प्रति संशय वाली थे, कभी अंधविश्वास नहीं करते थे, हमेशा तर्क से सोचते थे। वहीं उसकी माँ पूरी तरह धार्मिक थीं, आध्यात्मिक कविताएं लिखती थीं, भजन रचती थीं। तो वो बचपन से ही दो विपरीत दुनियाओं को देख रहा था। एक तरफ धर्म का खोखलापन, दूसरी तरफ धर्म की सच्चाई। एक तरफ गरीब लेकिन समझदार पिता, दूसरी तरफ अमीर लेकिन अज्ञानी रिश्तेदार। ये मिश्रण, ये संयोजन ही बाद में उसे दुनिया का सबसे विवादास्पद विचारक बनाएगा। अब समझो उस समय का माहौल कैसा था। कागजों पर तो उसका शहर एक गणतंत्र था, यानी जनता का राज। वहां एक व्यवस्था थी जिसमें हर 2 महीने में नए नेता चुने जाते थे, और वो भी लॉटरी से, भाग्य से। अब एक पल के लिए रुको और सोचो, अगर यही व्यवस्था आज हमारे देश में लागू हो जाए, हर 2 महीने में नया प्रधानमंत्री, नया मुख्यमंत्री, लकी ड्रॉ से, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या देश का हाल और बुरा हो जाएगा? उस समय के लोगों का विचार ये था कि कोई एक व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहना चाहिए, कोई एक परिवार पूरे शहर पर नियंत्रण नहीं कर ले। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वास्तविकता में इस पूरी व्यवस्था का एक धनी परिवार ने मजाक बना रखा था। उन्होंने पूरा सिस्टम अपनी मुट्ठी में ले रखा था। लॉटरी में अपने पसंदीदा लोगों के नाम डालते थे, अपने चमचों को सत्ता दिलवाते थे। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चल रही थी। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं थी, पूरे इटली में यही हाल था। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह धोखा, हर जगह दोहरे चेहरे वाले लोग। आज कुछ, कल कुछ और। आज तुम्हारी तरफ, कल उसकी तरफ। किराए के सैनिक जिस तरफ से ज्यादा पैसा मिलता उधर बदल जाते थे। नेता एक दिन दोस्त, दूसरे दिन दुश्मन। वो युवक ये सब बचपन से देख रहा था, उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। जब वो मात्र 9 साल का था, तब कुछ लोगों ने उस धनी परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन वे पकड़े गए और उनके साथ जो हुआ वो उसने अपनी आंखों से देखा। उन साजिशकर्ताओं को उल्टा लटका दिया गया सरकारी भवन से और हफ्तों तक वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 9 साल का बच्चा ये देख रहा है, लाशें लटकी हैं, दुर्गंध आ रही है और लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं उसके नीचे से गुजरकर। ये था उसका बचपन, ये थी उसकी शिक्षा। भ्रष्टाचार और क्रूरता, धोखा और सजा, ये दोनों चीजें उसने बचपन में ही सीख लीं। और शायद यही कारण है कि बाद में उसने वो लिखा जो उसने लिखा। अब दिलचस्प बात यह है कि उसकी युवावस्था के बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है, इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो पता है वो ये है कि जब उस धनी परिवार को शहर से भगाया गया तो उसे सरकार में एक पद मिला। वो सरकारी दस्तावेज लिखने लगा, आधिकारिक कागजात संभालने लगा और फिर कुछ ही सालों में उसकी पदोन्नति होने लगी। पहले एक महत्वपूर्ण विभाग मिला, फिर युद्ध और विदेश मामलों का सचिव बन गया। और ये सब हुआ जब वो मात्र 28 साल का था। आज के समय में लोग 28 में रेज्यूमे बना रहे होते हैं, वो 28 में अपने शहर का शीर्ष राजनयिक बन गया। और सबसे दिलचस्प बात ये कि किसी को नहीं पता कैसे। कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा क्या किया जो इन पदों के योग्य था। शायद उसने वही किया जो उसने बाद में अपनी किताब में लिखा। शायद उसने वही खेल खेले जो वो दूसरों को सिखाता है।
अगले 10 साल वो अपने शहर का सबसे महत्वपूर्ण राजनायक रहा, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। उसका शहर इटली के मुख्य राज्यों में सबसे कमजोर था, तो चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, उसके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसके राजनयिक मिशनों में कोई असाधारण परिणाम नहीं आए, लेकिन शायद ये उसकी गलती भी नहीं थी। कमजोर देश का राजनयिक कितना ही अच्छा हो, वो चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। उसके शहर का गणतंत्र खत्म हो गया और वो धनी परिवार वापस सत्ता में आ गया, और उन्हें शक था कि वो उनके खिलाफ था, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार किया, यातनाएं दी और फिर निर्वासित कर दिया। जो व्यक्ति 28 साल की उम्र में शीर्ष राजनायक था, वो अब घर से बाहर निकाला हुआ एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि निर्वासन में बैठकर अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों को याद करते हुए उसने वो किताब लिखी जिसने दुनिया बदल दी। अब उस किताब को समझने से पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ये किताब उसने क्यों लिखी। ये किताब उसने उसी परिवार के मुखिया के लिए लिखी थी जिसने उसे यातनाएं दी थीं, जिसने उसे निर्वासित किया था। वो नौकरी चाहता था, वापस राजनीति में आना चाहता था। तो उसने सोचा कि अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी समझ एक किताब में लिख देता हूं और उन्हें भेंट कर देता हूं। शायद उन्हें प्रभावित करके वापस अंदर आ जाऊं। ये बात याद रखना, बाद में महत्वपूर्ण होगी। अब आते हैं उस किताब की असली शिक्षाओं पर। उस जमाने में जो दर्शन चलता था वो ये था कि एक नेता की महानता उसकी अच्छाई से मापी जाती है, यानी राजा की महानता उसकी नैतिकता से मापी जाती है। अच्छा इंसान, अच्छा राजा। लेकिन उस लेखक ने ये पूरा विचार उठाकर फेंक दिया। उसने कहा कि नेता के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, सत्ता बनाना और सत्ता रखना। अच्छा होना महानता की निशानी नहीं है, बल्कि एक महान राष्ट्र बनाना महानता की निशानी है। और महान राष्ट्र बनाने के लिए कभी कभी अच्छा नहीं रह सकते। उसने राजनीति को नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया। उसने कहा कि यह किताब जीवन जीने का मार्गदर्शन नहीं है, ये सत्ता रखने का मार्गदर्शन है, प्रभावी नेता बनने का मार्गदर्शन है। और इस वजह से उसने अपने धर्म की पारंपरिक मान्यताओं को नकार दिया। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने तर्क दिया कि नैतिकता ठीक है, लेकिन एक इंसान हमेशा नैतिक रहकर प्रभावी राजनेता नहीं रह सकता। अब यहाँ एक बात समझो, वो चाहता तो अपनी बात को थोड़ा नरम कर सकता था। वो कह सकता था कि सत्ता रखने के लिए ये सब करना पड़ता है और इसलिए सत्ता अच्छी चीज नहीं है। वो कह सकता था कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो ये सब करते हैं। अगर वो ऐसा कहता तो उसे इतनी आलोचना नहीं मिलती, इतना विवाद नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस छोटी सी किताब में उसने व्यवस्थित तरीके से नैतिकता को तोड़कर रख दिया और उसकी जगह एक ऐसी समझ बनाई जो परेशान करने वाली है, चिंताजनक है, लेकिन बहुत जगह सच भी है। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो उसके दर्शन का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। ये कहानी है एक शासक की जो धार्मिक नेता का पुत्र था। अपने पिता की मदद से वो अपना नया राज्य बना रहा था। जब उसने एक शहर जीता तो तुरंत आगे निकल गया अपना काम जारी रखने। अपनी जगह उसने अपने सबसे विश्वसनीय सहायक को छोड़ दिया। उस शासक ने अपने सहायक को एक सरल आदेश दिया, इस शहर में अनुशासन लाओ, नियम बनाओ और जो करना हो वो करो। जितना निर्दयी होना है हो जाओ, जितना क्रूर होना है हो जाओ, जितना भयानक होना पड़े हो जाओ। उस सहायक ने ठीक वही किया। उसने लोगों के सामने उनके परिवार के सदस्यों के सिर काटे, संपत्ति जब्त की, जो भी उसके शासन के खिलाफ गया उसे क्रूर सजाएं दी। कुछ महीनों की इस तरह की निर्दयता के बाद वो शासक खुद उस शहर में आया। शासक को पता चला कि स्वाभाविक रूप से अब शहर के लोग उसके सहायक से घृणा करते हैं और विस्तार में उससे भी घृणा करते हैं। वो क्यों न घृणा करें? उस सहायक ने अभी कुछ महीने पहले उनके परिवार के सदस्यों को मारा, उनके साथ बुरा सलूक किया। तो एक रात शासक ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने उस सहायक के शरीर को बीच से 2 टुकड़ों में काटा और उसका सिर अलग किया। फिर ये 3 हिस्से शहर के मुख्य चौक में एक डंडे पर रखवा दिए। अगली सुबह जब लोग उठे और बाहर निकले, उन्होंने ये भयानक दृश्य देखा। उस सहायक का कटा हुआ विकृत शरीर वहां पड़ा था, और क्योंकि लोग उस सहायक से घृणा करते थे तो वे खुश हो गए। शासक बाहर आया और लोगों से बोला। उसने कहा कि उस सहायक ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से यह सब कर रहा था। उसने कहा कि मैंने उसे कभी यह अत्याचार करने की अनुमति नहीं दी थी। उसने कहा कि वो एक जंगली था, निर्दयी था, एक क्रूर मनोरोगी था, और मैंने तुम्हें इस राक्षस से बचाया है। इस स्तर की क्रूरता और अवज्ञा में अपने महान समाज में अनुमति नहीं दे सकता। ये था वो शासक, निर्दयी, चालाक, अपने सबसे करीबी साथी के साथ विश्वासघात करने वाला। और जानते हो वो लेखक इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहता है? वो उस शासक की प्रशंसा करता है। अपनी पूरी किताब में वो उसे आदर्श नेता की तरह प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि देखो उस शासक ने क्या किया। उसने गंदा काम किसी और से करवाया। जब लोग उस गंदे काम के लिए घृणा करने लगे तो उसने उसी व्यक्ति को मार दिया। अब लोग खुश हैं और शासक के हाथ साफ हैं।
ये है राजनीति, ये है सत्ता, ये है वो खेल जो तुम नहीं समझते लेकिन तुम्हारे ऊपर वाले समझते हैं। और ये कहानी, ये रणनीति, यही आजकल कॉरपोरेट में इस्तेमाल होती है। बॉस तुम पर लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव डालता है, जो करना है करो, लक्ष्य पूरा चाहिए। और जब बात बिगड़ती है, बलि का बकरा तुम बनते हो और बॉस साफ निकल जाता है। वो सहायक बस एक महिमा मंडित मध्य प्रबंधक था, जिसे उसके बॉस ने बस के नीचे फेंक दिया। उस लेखक का मानना था कि अच्छा होना ठीक है, महान है, लेकिन तुम एक प्रभावी नेता रहकर हमेशा अच्छे नहीं रह सकते। उसके लिए राजनीति एक ऐसी लड़ाई थी जो कभी खत्म नहीं होती। इस खेल में निर्दयता जरूरी है, प्रतिस्पर्धा जरूरी है। वो कहता है कि एक नेता हमेशा दयालु नहीं रह सकता, हमेशा वफादार नहीं रह सकता, हमेशा इंसानियत वाला नहीं रह सकता, हमेशा ईमानदार नहीं रह सकता। क्योंकि नेतृत्व की प्रकृति ही ऐसी है कि तुम्हें कभी कभी क्रूर होना पड़ेगा, विश्वासघाती होना पड़ेगा, अमानवीय होना पड़ेगा और बेईमान होना पड़ेगा। वो लेखक एक सवाल पूछता है अपनी किताब में, क्या बेहतर है, प्यार किया जाना या डर का पात्र होना? और उसका जवाब बहुत कुछ बता देता है। वो कहता है कि सबसे अच्छा तो ये होगा कि दोनों हों, लोग तुमसे प्यार भी करें और डरें भी। लेकिन ये दोनों हमेशा साथ नहीं जाते, और अगर चुनना पड़े तो प्यार किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है कि लोग तुमसे डरें। वो कहता है कि लोग अविश्वसनीय हैं, भरोसे लायक नहीं है। कुछ लोग डरपोक हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ खरीदे जा सकते हैं, कुछ बस अपना मन बदल लेते हैं। ये सब होगा चाहे ये लोग कितना भी दावा करें कि वो तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन डर स्थायी है, सजा एक ठोस खतरा है, एक ऐसी चीज है जो वास्तविक लगती है, जो लोगों को हमेशा नियंत्रण में रखती है। प्यार पर तुम नियंत्रण नहीं कर सकते, तुम ये तय नहीं कर सकते कि लोग तुमसे प्यार करें, लेकिन डर तुम नियंत्रित कर सकते हो। अब इस बात को राजनीति से हटाकर अपने बचपन में, अपने स्कूल में देखो। वो सख्त शिक्षक याद है जिसकी कक्षा में पूर्ण मौन रहता था, और वो दोस्ताना शिक्षक जिसकी कक्षा में बच्चे नाचते थे, मजाक उड़ाते थे। परिणाम किसकी कक्षा में आता था? वो लेखक का कहना कड़वा है, पर शांत दिमाग से सोचो, क्या डर वास्तव में सम्मान का सबसे मजबूत रूप नहीं है? लेकिन वो यहाँ एक चीज और कहता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि हाँ, डर अच्छा है, लेकिन एक नेता को कभी भी घृणा पैदा नहीं करनी चाहिए। लोगों के दिल में अपने लिए घृणा नहीं पैदा करनी चाहिए। घृणा से हत्याएं होती हैं, षड्यंत्र होते हैं। अगर तुम्हें हिंसा करनी है, क्रूरता करनी है, तो जल्दी करो और चुपचाप करो, घृणा मत पैदा होने दो। प्यार लो जब मिल सके, डर लो जब प्यार ना मिल सके, लेकिन घृणा कभी नहीं। ये था सफल राजनेता उसके हिसाब से। और ईमानदारी के बारे में वो क्या सोचता था? वो मानता है कि हाँ, ईमानदार होना प्रशंसनीय है, अच्छा है, तारीफें मिलती हैं, लेकिन ये प्रभावी नहीं है। विरोधियों को चालाकी से हराकर एक धूर्त नेता ईमानदार नेता से ज्यादा प्रभावी होता है। वो कहता है कि एक महान नेता के लिए झूठ बोलना ठीक है, अपने वादे से पीछे हटना ठीक है, लोगों को धोखा देना ठीक है, उनकी पीठ में छुरा घोंपना भी ठीक है। वो कहता था कि परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, तो तुम्हारी प्रतिबद्धताएं, तुम्हारे वादे भी बदलने चाहिए। ये नैतिक नहीं है, लेकिन सत्ता रखने के लिए और महान राष्ट्र बनाने के लिए यही करना पड़ता है। वो कहता है कि लोग तुमसे झूठ बोलेंगे तो फिर तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या जरूरत है कि तुम उनसे सच बोलो? ईमानदार रहकर तुम अपने विरोधियों को फायदा दे रहे हो। तुम एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने से मना कर रहे हो जो तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। और ये बेईमानी और आगे जाती है। वो कहता है कि तुम्हें सच में अच्छे गुणों की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास ये गुण है। वो कहता है कि लोगों का प्यार और सम्मान जीतने के लिए दो चीजें चाहिए, दिखावा और परिणाम। ज्यादातर लोग एक नेता को सिर्फ उसके शब्दों से जानते हैं। बहुत कम लोग देखते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। तो लोग तुम्हें सिर्फ उसी आधार पर आंकेंगे जो वे देखते हैं, जो वे अनुभव करते हैं। तुम्हें जो बोलना है वो गुणों से प्रेरित महसूस होना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें उसी आधार पर आंकेंगे। लेकिन साथ में वे तुम्हारी उपलब्धियों को भी आंकेंगे, परिणामों के आधार पर। और परिणाम हमेशा ईमानदारी से नहीं आते, दयालुता से नहीं आते। खेल ऐसे नहीं खेला जाता। हमारे आसपास देखो, सोशल मीडिया खोलो, समाचार देखो, कितने नेता हैं, कितने गुरु हैं, कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो कैमरे के सामने सबसे बड़े देशभक्त और धार्मिक बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेखक सही था। जनता को तुम्हारी सच्चाई में रुचि नहीं है, उन्हें तुम्हारी छवि में रुचि है। जो दिखता है वो बिकता है। उसने बस उस मार्केटिंग को 500 साल पहले समझ लिया था। अब तक वो व्यक्ति एक खलनायक लगता है, और कुछ हद तक वो है भी। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ खलनायक मानकर छोड़ दो तो तुम उसकी गहरी सच्चाइयां मिस कर दोगे। और कुछ सच्चाइयां तो इतनी गहरी हैं कि तुम सुनकर असहज हो जाओगे।
उसने अपने धर्म को जीवन की समस्याओं से निपटने के तरीके के रूप में नकार दिया। अपनी किताब में वो लिखता है कि बहुत लोग मानते हैं और अभी भी मानते हैं कि दुनिया को भगवान और किस्मत चलाती है और चाहे लोग कितने भी चालाक हों वे कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को सुरक्षित करने का कोई तरीका नहीं है। वो इन शब्दों में भगवान के दुनिया चलाने के विचार पर व्यंग कर रहा है और एक तरह से ये अत्यंत प्रेरणादायक है। वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा नियंत्रण है, भगवान का नहीं। अब जाओ और उस नियंत्रण के साथ कुछ करो। उसके दर्शन में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। पहली है गुण और दूसरी है भाग्य। अब यहाँ गुण का मतलब सद्गुण या नैतिकता नहीं है, ये गलत अनुवाद होगा। उसे अच्छाई और बुराई की सरल शब्दकोश में रुचि नहीं थी, उसे रुचि थी सफलता बनाम विफलता में, शक्ति बनाम कमजोरी में। तो गुण का मतलब है कोई भी विशेषता या क्षमता, कोई भी गुणवत्ता जो तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में मदद करे। ये प्रतिभा हो सकती है, साहस हो सकता है, बहादुरी हो सकती है, इच्छा शक्ति हो सकती है, चालाकी हो सकती है, बुद्धिमत्ता हो सकती है। मोटे तौर पर गुण वो चीज है जो तुम्हें कर्म करने की शक्ति का एहसास दिलाती है, तुम्हें महसूस कराती है कि तुम कुछ कर सकते हो। गुण के साथ तुम सचमुच महान बन सकते हो। और भाग्य सरलता से किस्मत है, नसीब है। वो कहता है कि भाग्य मूल रूप से ये तय करता है कि हम जो करते हैं उसका आधा हिस्सा क्या होगा, बाकी आधा हमारे ऊपर है, हमारे गुण पर है। वो एक उदाहरण देता है, एक तुलना देता है। वो कहता है कि एक नदी है जो नियमित रूप से बाढ़ लाती है और एक गांव को तबाह कर देती है, लोगों को मार देती है। ये है भाग्य। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं इस भाग्य के साथ। हम बांध बना सकते हैं ताकि जब नदी में बाढ़ आए तो लोग सुरक्षित रहें। ये है गुण का भाग्य से मिलना। भाग्य सिर्फ वहां शक्ति रखता है जहां तुम उसे अनुमति देते हो। तैयारी के माध्यम से, गुण के माध्यम से तुम कम से कम तैयार तो हो सकते हो भाग्य से मिलने के लिए जब वो आए। और एक और बात, एक इंसान आज किसी काम को करके सफल हो सकता है और कल वही चीजें करके असफल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाग्य बदल गई। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें अनुकूलन करने के लिए, बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को अपनी परिस्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाकर रखना चाहिए। सीधी बात में, अनुकूलन करो या मर जाओ। वो एक और चीज में विश्वास करता था। वो मानता था कि इंसान के अंदर एक जानवर है। चाहे हम बाहर से कितने भी नैतिक दिखें, कितने भी अच्छे दिखें, अंदर कुछ और है। अंदर एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। शायद वो अपने समय से आगे था। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इसे छाया कहा, अवचेतन कहा। वो कहता है कि इस जानवर को दबाओ मत, लेकिन इसे नियंत्रण में भी मत आने दो। इससे सीखो, इसके साथ काम करना सीखो। नैतिक रहो, दयालु रहो, न्यायप्रिय रहो जब भी हो सके, लेकिन लक्ष्य की खोज में जानवर की तरह बनो। शेर की तरह बनो जो भेड़ियों को भगा सके। लोमड़ी की तरह बनो जो इतनी चालाक है कि किसी जाल में नहीं फंसेगी। अगर तुम सिर्फ मानवीय नियमों, नैतिकताओं और तरीकों से ही खेलोगे तो हमेशा सीमित ही रहोगे। लेकिन उसकी सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि, उसकी सबसे चिल्लाने वाली सटीक बात यह है कि वो कहता है कि दुनिया जैसी होनी चाहिए और दुनिया जैसी है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ी खाई है। और अगर तुम अपने आप को उस हिसाब से चलाते हो जैसी दुनिया होनी चाहिए, न कि जैसी वो है, तो तुम अपनी खुद की तबाही लिख रहे हो। वो मूल रूप से कह रहा है कि दुनिया आदर्श स्थान नहीं है, परफेक्ट जगह नहीं है। उसमें अच्छाई है, लेकिन वो पूरी तरह अच्छी नहीं है। उसमें जाल हैं, झूठ हैं, खतरे हैं। तुम्हें इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए जो इन वास्तविकताओं के सामने मजबूती दें। उस हिसाब से जियो जैसी दुनिया है, न कि जैसे तुम सोचते हो दुनिया होनी चाहिए। ये एक बात उसके पूरे दर्शन का मूल है, इसका दिल है। अब यहां तक सब ठीक है, लेकिन जब हम उसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं। और यहां से कहानी में मोड़ आता है। याद है मैंने बताया था कि उसने वो किताब उस परिवार के मुखिया के लिए लिखी थी। ये एक भेंट थी, एक कोशिश थी उनका विश्वास और पक्ष पाने की, मूल रूप से एक नौकरी पाने की कोशिश। और याद रखना, उसने ये किया उसी परिवार के लिए जिसने उसे जेल में डाला, यातनाएं दी और देश से निकाला। तो क्या हुआ? उसे नौकरी नहीं मिली। वास्तव में क्या हुआ था, उस मुखिया ने शायद वो किताब कभी पढ़ी भी नहीं, और अगर पढ़ी भी होती, मुझे लगता है उसे फिर भी नौकरी नहीं मिलती। क्यों? सोचो, उसे सबसे अच्छे से समझना चाहिए था कि उसके विचारों का क्या मतलब है, लेकिन उसने वही विचार प्रकाशित करके अपना करियर खराब किया। देखो वो क्या समर्थन करता है, धोखा, पीठ में छुरा घोंपना, क्रूरता, अवसरवाद। अब बताओ, तुम इस आदमी को अपने करीबी घेरे में क्यों रखोगे? तुम इसे कोई महत्वपूर्ण पद क्यों दोगे? उसके सिद्धांत जब सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो जाते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से असामाजिक बन जाते हैं, समाज के खिलाफ बन जाते हैं, शायद उल्टे भी पड़ जाते हैं।
कम से कम ये तो कह सकते हैं कि उसने खुद को बलिदान किया अपनी विचारधारा फैलाने के लिए। उस किताब को पढ़कर कौन उसके पास रहना चाहेगा? जवाब है कोई नहीं। तुम तर्क कर सकते हो कि बेहतर है कि वो तुम्हारी तरफ हो, दुश्मनों की तरफ से बेहतर, लेकिन तथ्य ये है कि वो कभी किसी महत्वपूर्ण सत्ता के पद पर नहीं आया। उसने कभी कोई संविधान नहीं बनाया, उसने कभी कोई क्रांति का नेतृत्व नहीं किया, वो कभी किसी शहर या देश का प्रभारी नहीं बना। अपने सारे सिद्धांतों के बावजूद उसने अपने विचारों को बड़ी प्रभावशीलता के साथ व्यवहार में नहीं लाया, यानी उसके विचारों से उसे खुद को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका कुछ भी चालाकी भरा करने का। हाँ, वो गोपनीयता और चालाकी को बढ़ावा देता था, तो शायद उसने इतिहास से कुछ छुपा लिया, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड उसके जीवन पर लेखक होने के अलावा कोई अच्छी रोशनी नहीं डालते। लेकिन फिर भी उसकी विरासत मजबूत है। उसके लेखन ने निर्विवाद रूप से इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी। वो किताब उसकी जिंदगी में प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन जब छपाई में आई तो एक धार्मिक नेता ने घोषणा की कि ये शैतान की उंगली से लिखी गई है। फिर धर्मगुरु ने किताब को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया। कुछ समय बाद किसी ने एक किताब लिखी जिसने औपचारिक रूप से उसे इतिहास में खलनायक के रूप में स्थापित कर दिया। उस किताब में लिखा कि वो एक क्रूर, दुष्ट व्यक्ति था। कुछ लोगों ने जानबूझकर उसकी किताब का ऐसा संस्करण छापा जो उसके असली विचारों को बदल कर दिखाता था। इससे लोगों ने समझ लिया कि वो केवल सत्ता पाने और दूसरों को धोखा देने में विश्वास करता था। धीरे धीरे उसका नाम दुष्टता और चालाकी का पर्याय बन गया। लेकिन सच ये है कि उसका मूल विचार सिर्फ ये था कि धार्मिक नैतिकता और प्रभावी राजनैतिक नेतृत्व हमेशा एक साथ नहीं जा सकते। मुझे लगता है आज ज्यादातर लोग इस भावना से सहमत होंगे, इस बात से सहमत होंगे। उसके विचार समय के साथ फीके नहीं पड़े। दुनिया भर के नेता उसके दर्शन को अपनाते हैं। ये नेता ना तो पूरी तरह नैतिक होते हैं, ना ही पूरी तरह अनैतिक, न पूरी तरह सत्तावादी, न पूरी तरह उदार। उसके लिखे शब्द आधुनिक राजनीति के खेल को लगभग पूरी तरह वर्णित करते हैं। आज के नेता अक्सर नैतिकता का दिखावा करते हैं और जब मौका मिलता है तो उस पर काम भी करते हैं। वास्तविकता ये है कि नीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच हमेशा एक तरह का अलगाव है। और चाहे तुम किसी भी राजनीतिक स्थिति में खड़े हो, मुझे लगता है हम सब सहमत हो सकते हैं कि ये ज्यादातर सच है। और अब मैं अपनी बात कहूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जीवन, दुनिया और उसमें काम करने के तरीकों पर उसकी राय कालातीत समझदारी प्रकट करती है। ऐसी समझ जो हमेशा काम आती है, वो ज्ञान जो कभी कभी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं खुद उसके निराशावाद का विरोध करता हूं, उसकी नकारात्मकता से बचता हूं। मैं कभी उस क्रूर शासक जैसा नहीं बनना चाहूंगा, न ही मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई ऐसा नेता हो। मैं विश्वास करता हूं कि लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मैं ये उसके सामने कहता तो वो मेरे मुंह पर हंसता। वो कहता कि मैं ठीक वही कर रहा हूं जिसके खिलाफ वो चेतावनी देता है। वो कहता कि मैं दुनिया में जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से जी रहा हूं, ना कि जैसी वो है। इस तरह उसके लेखन में एक एकाग्र दृढ़ संकल्प है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। उसे किसी भगवान की परवाह नहीं, दोस्तों की परवाह नहीं। उसके दर्शन को सिर्फ एक चीज की परवाह है, सत्ता। शायद ऐसे दृढ़ संकल्प में कुछ प्रशंसनीय है, चाहे वो हर इंसान के लिए प्रासंगिक ना हो, लेकिन हर महान खलनायक की तरह वो खतरनाक है। उसके विचारों को पूरी तरह अपनाना खतरनाक है, और शायद उतना ही खतरनाक है उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना। और अब यहां वो बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। आज से लगभग 1800 साल पहले भारत में एक व्यक्ति था। उसने एक किताब लिखी जो राज्य कौशल और राजनीतिक रणनीति पर थी। और अगर तुम उस किताब और इस किताब को साथ साथ रखकर पढ़ो तो तुम्हें बहुत सी समान बातें मिलेंगी। दोनों कूटनीति पर बात करते हैं, दोनों जासूसी और खुफिया जानकारी पर बात करते हैं। दोनों कहते हैं कि कभी कभी राजा को नैतिक नियम तोड़ने पड़ते हैं। उस लेखक ने 500 साल पहले इटली में वो खोजा जो हमारे विद्वान 1800 साल पहले भारत में लिख चुके थे। पश्चिम ने इसे क्रांति माना, हमने ये कब का जान लिया था। तो शायद ये विचार किसी एक संस्कृति के नहीं है। शायद ये अवलोकन है कि सत्ता कैसे काम करती है, चाहे इटली में हो या भारत में, चाहे 300 ईसा पूर्व हो या 500 ईस्वी के बाद। और शायद ये अवलोकन आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तुम उससे प्यार कर सकते हो या नफरत कर सकते हो, तुम उसे खलनायक कह सकते हो या प्रतिमाशाली, लेकिन एक बात तुम नकार नहीं सकते, उस व्यक्ति ने वो लिखा जो लोगों के दिमाग में था लेकिन जुबान पर नहीं था। उसने वो लिखा जो सत्ता के खेल में होता है लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होता। और इसीलिए 500 साल बाद भी, उसे प्रतिबंधित करने के बाद भी, उसे खलनायक बनाने के बाद भी तुम और मैं आज उसके बारे में बात कर रहे हैं,
क्योंकि कुछ सच इतने असहज होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। और उसने पूरी जिंदगी वही असहज सच बोलने में बिताई, चाहे उसकी खुद की जिंदगी उस सच की वजह से बर्बाद हो गई। तो मित्रों, ये थी उस विचारक की कहानी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और सत्ता हमेशा साथ नहीं चलते। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जो सत्ता से सबसे दूर रह जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर जब वो सच असहज हो। ये कहानी हमें दिखाती है कि दुनिया जैसी होनी चाहिए और जैसी है, इन दोनों के बीच हमेशा एक अंतर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विरोधाभास ही जीवन का सार है। वो व्यक्ति जिसने सत्ता के खेल को सबसे अच्छे से समझा, खुद कभी उस खेल में जीत नहीं पाया, पर उसकी विरासत आज भी जीवित है, उसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उसका नाम आज भी अमर है।